पांडे जी, प्रदीप सिंह जी, आकाश सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी हमारे विद्वान शिक्षकगण और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर, भारत भारी, डुमरियागंज और आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत भारी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। दुनिया के अंदर करुणा और मैत्री का संदेश देने वाली पावन धरा राजकुमार सिद्धार्थ, जिनके नाम पर ही सिद्धार्थनगर जनपद पड़ा है, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। वासंतीय नवरात्रि की आज सप्तमी तिथि है। महाकाली को समर्पित है। सनातन धर्म की परंपरा तमसो मां ज्योतिर्गमय से प्रारंभ होती है और मुझे लगता है आज उसी जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए महाकाली की आराधना की तिथि भी है। और इस अवसर पर इस भारतवारी में डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। इस अवसर पर मैं यहां के सभी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा ने सदैव से ज्ञान की आराधना की है, सदैव से। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात पर विश्वास किया है, आनो भद्रा कर्तवो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान के लिए चारों ओर खुला छोड़ो। जहां से भी ज्ञान की धारा आप तक पहुंच सकती है, उसका स्वागत होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि वही जीवन में हमारे लिए प्रगति के अनेक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वहीं से ही जीवन के आलोकित होने के मार्ग प्रशस्त होने हैं और जीवन के उस आलोकित होने के मार्ग का स्वागत समाज के हर प्रबुद्ध जन को, हर सज्जन शक्ति को सदैव करने के लिए तैयार होना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता भी यही बात कहती है कि न हि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम मिह विद्यते, यानी जीवन में किसी को ज्ञानवान बनाने से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं हो सकता। और इसीलिए आज हम भारत भारी में आकर के इस ज्ञान स्थली के शुभारंभ कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। काफी वर्षों के बाद यहां मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और इन काफी वर्षों के बाद एक बदले हुए प्रवेश में आज मुझे, उस समय जब हम लोग 2008 में यहां आए थे तब चुनौतियां ढेर सारी थी, ढेर सारी चुनौतियां थी। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं हुआ करता था, अराजकता चरम पर थी, असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था।
चारों ओर अव्यवस्था का वातावरण था। तत्कालीन सरकारों के एजेंडे में शिक्षा कहीं भी नहीं आती थी और बार बार हमारे पूर्वज इस बात को मानते रहे कि शिक्षा के लिए जितना कुछ भी किया जाए वह कम है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला कोई भी निवेश और शिक्षा पर किया जाने वाला कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। वह सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगा। लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था, आज ये नया भारत है, एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हरेक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो, विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। वह भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। अपने पुरुषार्थ से दुनिया को अपने पिछलग्गू बनाने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। और यही कारण है इस नए भारत को हर एक व्यक्ति कौतूहल की निगाहों से देख रहा है। दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जब पूरा देश एक स्वर में अपने नेतृत्व के साथ खड़ा होकर के बोलता है, तब 500 वर्षों की दास्ता की बेड़ियां टूटती हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि फिर से भव्य स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तब महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक देश और दुनिया का श्रद्धालु आकर के भारत के सनातन की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है। ये नया भारत है। इस नए भारत ने अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास भी कराया है, अपने सौहार्द की और सद्भाव की ताकत का एहसास भी कराया है और इसी ने दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि बल बुद्धि और वैभव में भले ही हम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हम जबरन किसी पर आधिपत्य न स्वीकार करेंगे और न किसी का बलपूर्वक किसी का ग्रहण ही करेंगे। दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी भी कालखंड में भारत ने तलवार के बल पर किसी पर शासन नहीं किया, किसी पे नहीं किया। आप याद करिए, माता सीता को ढूंढते 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 वनवासी गिरवासी बंदर और भालुओं के साथ भगवान राम लंका पे गए, लंका पे चढ़ाई की, वहां युद्ध किया और युद्ध करने के बाद लंका पर विजय प्राप्त किया। लेकिन अभिषेक विभीषण का करके भगवान राम वहां रुके नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि नहीं, हमें कुछ दिन रुकना चाहिए, तो जीता हुआ भाग है हमारा। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, याद रखना, चाहे यह लंका कितनी भी स्वर्णमयी क्यों ना हो, कितनी भी वैभवशाली क्यों ना हो, लेकिन हमें मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार क्या है कि जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। और भगवान राम
लंका को मुक्त करके वापस सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। बहनों और भाइयों, भगवान राम ने कृष्ण कंधा पर बाली को मार करके अभिषेक सुग्रीव का किया। उन्होंने वनवास के कालखंड में ऋषि मुनियों को अभय प्रदान किया और पूरे दंडकारण्य को जिस सुखद अनुभूति का एहसास कराया था, आज भी वह भारत का सबसे समृद्ध खनिज और वन संपदा का क्षेत्र बना हुआ है। आज भी उस क्षेत्र में हम जब देखते हैं कि भारत के कितना समृद्धशाली क्षेत्र रहा होगा, हजारों वर्षों की विरासत का प्रतीक, उस परंपरा को आज भी हम लेकर के चलते हैं। बहनों और भाइयों, इतिहास का कोई भी कालखंड होगा दुनिया के अंदर, भारत की परंपरा से निकले हुए बौद्ध परंपरा उसी का एक हिस्सा है। याद करिए, राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन इसी सिद्धार्थ नगर और लुम्बिनी में व्यतीत हुआ था। यही वह क्षेत्र है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में उनकी ख्याति हुई। उन्होंने अपनी कर्म साधना की स्थली इसी पूरे क्षेत्र को व्यतीत किया। सर्वाधिक चातुर्मास इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए। संन्यास प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए लुम्बिनी आए। उन्होंने यहां की व्यवस्था को देखा। दुनिया के अंदर उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जहां पर लोगों में सभ्यता नहीं थी, वहां सभ्यता और शिष्टाचार सिखाया। बौद्ध धर्म के करुणा और मैत्री के संदेश के माध्यम से उन्होंने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। आज दुनिया में बड़े बड़े देश, जापान हो, कोरिया हो, लाओस हो, या दुनिया के वे तमाम बड़े देश बौद्ध देश के रूप में दुनिया की एक ताकत रखते हैं, बुद्ध के प्रति अपना समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन बुद्ध ने तलवार के बल पर नहीं, उनके अनुयायियों ने भारत के ज्ञान की इस परंपरा के बल पर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया और अपना अनुयायी बनाया है। यह भारत की ज्ञान की वो परंपरा है जिस समृद्ध परंपरा के साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। याद रखना, विरासत और विकास का जब बेहतर समन्वय होगा तब जीवन कल्याणकारी होगा, और भारत ने उसी कल्याण के मार्ग का प्रशस्त किया है। याद करिए, पहचान का संकट 14 के पहले क्यों देश के पास था? इसलिए था क्योंकि पहले की सरकारें विरासत पर नहीं, भारत की विरासत को कोसते थे। वे कहते थे राम और कृष्ण तो मिथक हैं। 14 के पहले की सरकारें कहती थी, प्रदेश की हो या देश की हो, वे राम और कृष्ण की परंपरा पर विश्वास नहीं करते थे। वे भारत की ज्ञान की परंपरा को कोसते थे। वे भारत को भारत बने रहने के लिए नहीं, बल्कि भारत की परंपरा को हर प्रकार से अपमानित करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिए थे। और यही कारण था, भारत की आस्था उनसे लगातार हटती जा रही थी। लगातार भारत के लोगों के मन में एक असंतोष उनके प्रति व्याप्त हो रहा था। लेकिन 14 के बाद बदले हुए प्रवेश में भारत माता के एक महान सपूत के हाथों में भारत की सत्ता आती है, और मोदी जी ने विरासत और विकास का बेहतर समन्वय के माध्यम से जब भारत को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होता है। काशी में काशी विश्वनाथ का भव्य स्वरूप भी देखने को मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन देश और दुनिया को होते हैं। मथुरा और वृंदावन सज और संवर रही है। हर मठ और मंदिर में एक नई भोर सबको दिखाई दे रही है, एक नए उज्जवल भविष्य की ओर, आशा भरी निगाहों की ओर विरासत की परंपरा हम सबको पूरे देश के अंदर नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत की ज्ञान की इस परंपरा के बारे में अगर जाना है तो हमें वेदों को देखना होगा।
उपनिषद ज्ञान के अथाह भंडार है। दुनिया अभी तक जहां पहुंच नहीं पाई है, विज्ञान जहां पहुंच नहीं पाया है, वहां पर उपनिषद उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी हम उसका अवलोकन तो करें, देखें तो, उसमें शोध को आगे बढ़ाएं तो आज उस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान की समृद्ध परंपरा के लिए भी प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, 2020 में जब दुनिया कोरोना से अस्त व्यस्त थी, लोग अपने बचाव कर रहे थे, तब कोरोना प्रबंधन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की जा रही थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है कि अब प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक भारत की मातृभूमि में शिक्षा मिलना प्रारंभ हुआ है। भारत की विभिन्न विधाओं के बारे में लोग जानकारी ले सकते हैं, भारत की प्राचीन परंपराओं की जानकारी ले सकते हैं। और क्या वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वह तकनीक के किसी भी फील्ड में हो, विज्ञान का हो, प्रौद्योगिकी का हो या फिर मानविकी का, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की उन अथाह संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम श्री विद्यालय हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की श्रृंखला हो, ऑपरेशन कायाकल्प की परंपरा हो, या फिर अभ्युदय योजना के अंतर्गत नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के लिए हर जनपद में कोचिंग की नवीनतम व्यवस्था, जो वर्चुअल और फिजिकली दोनों प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाता है। ये सभी चीजें आज बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हैं। अभी आपने प्रभारी मंत्री के मुंह से सुना होगा, अटल आवासीय विद्यालय बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। 17-18 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, 17 अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं, 18 विद्यालय का बहुत शीघ्र उद्घाटन होने वाला है। बहनों और भाइयों, 57 जनपदों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इंटीग्रेटेड कैंपस, प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा एक ही कैंपस में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और यही नहीं, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की उन्हें अपग्रेड करने का कार्य हुआ है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसी में यह भी एक निवेश है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश। श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, श्री प्रवीण पांडे जी ने, श्री प्रदीप सिंह जी ने, श्री आकाश सिंह जी ने मिलकर के इस गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली के रूप में भारत भारी में इस भव्य विद्यालय का शुभारंभ यहां पर किया है। इसका पहला सत्र है और पहले सत्र में पूरे धैर्य के साथ मैंने देखा है, आज देश के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर का सबसे बड़ा किसी एक संगठन के स्तर पर चलने वाला कोई शिक्षा का केंद्र बिंदु बना हुआ है तो सरस्वती शिशु मंदिरों की श्रृंखला है। और याद करना, गोरखपुर में जब 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ था, उसमें केवल 5 छात्र थे, 5 छात्रों से प्रारंभ हुआ था। आज लाखों छात्र छात्राएं सरस्वती शिशु मंदिर की विद्या भारती के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में अध्ययन कर रही है। विद्यालय राष्ट्रीयता से उत्प्रोत हो, अपने संस्कारों के साथ जुड़ी हुई हो, अपनी मातृभूमि की परंपरा का पालन करने वाले हो, भाषा का विभेद न हो, लेकिन अपनी संस्कृति से भी कहीं भी विचलन नहीं होना चाहिए। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा। बहनों और भाइयों, यह गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली आज यहां पे प्रारंभ हो रही है और मुझे यह जानकारी मिली है
कि अभी विद्यालय शुभारंभ ही हुआ है कि 150 छात्रों ने बताया गया कि यहां पे रजिस्ट्रेशन भी अपना करा लिया है। 150 छात्रों का रजिस्ट्रेशन, यानी पहले सत्र के लिए जितने छात्र छात्राएं होनी चाहिए, उन्होंने अभी से अपने रजिस्ट्रेशन के साथ विद्यालय के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है भारत और भारतीयता के प्रतीक, भारत भारी की परंपरा के अनुरूप बासंतीय नवरात्र